Yes. So we were talking about quadratic programming. Quadratic programming problem. So general form is your fx is equal to cx plus half x transpose qx. We write in this way. So this is general quadratic programming problem, and this represents a quadratic form. जब भी आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स को and you will add in this form, it will give you a second degree equation. हमेशा always variables चाहे कितने भी हो. Here x belongs to Rn and Q is a matrix of m cross n, है ना. जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रो कॉलम एंड दिस Q मैट्रिक्स, you will be getting a second degree polynomial always. So that's why it is quadratic form. And this xt qx, if it is greater than 0 for all x not equal to 0, ये x Rn का पॉइंट है ना. So if it is strictly greater than 0, then it is positive semi-definite, and if it is greater than equal to 0, equality और लगा देंगे, then it is, ये अगर इक्वलिटी है तो सेमी डेफिनेट, अदरवाइज पॉजिटिव डेफिनेट है ना. If it strictly greater than equal to 0, then it is positive definite, and if it is greater than equal to 0, then it is positive semi definite. यही थी भाई, एक चेक कर लेते हैं. Yes, and greater than equal to 0 पे it is called positive semi definite. Semi definite. If this can be 0 also. Example अगर आपको मैंने दिया था कि if you have कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप, सपोज 1 2 2 1 एक क्यू में मैट्रिक्स ले लूं, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरिएबल्स आर सपोज x is some two variables x1 x2. So if you will take xt qx, जब इसे आप प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो ये आपकी एक 1 2 2 1 x1 x2, मतलब यहाँ अगर रो में है तो यहाँ कॉलम में, यहाँ कॉलम में लिखेंगे तो यहाँ रो में. इन दिस ऐसे लिखना कि प्रोडक्ट डिफाइन हो. जैसे 2 क्रॉस 2 है, इट इज योर 2 रोज, तो 2 क्रॉस 1, हियर इट इज 1 रो 2 कॉलम 1 क्रॉस 2. तो प्रोडक्ट इज डिफाइंड. इधर से ले लें या इधर से ले लें, लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 मैट्रिक्स देन रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कमिंग अ क्वाड्रेटिक फॉर्म. इसमें आपका ये आएगा 4x2 x1 x2 x2 स्क्वायर, एंड विच यू कैन सी ग्रेटर देन 0 आल्सो. Here all are positive, so this is your positive definite, and it is greater than 0 for all x not equal to 0. So it is your positive definite. इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि if it is positive definite, then your function will be convex. If xt qx is positive, positive semi-definite, then it is convex. It is convex in x over all of Rn. पूरे Rn पर ये कॉन्वेक्स रहेगा, और अगर कॉन्वेक्स है तो आप यहाँ पर इस फंक्शन का नेचर निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, यू कैन फाइंड द ऑप्टिमल पॉइंट बाय अप्लाइंग टेकेटी कंडीशन. अगर हमें ये पता चल जाए कि फंक्शन आपका कॉन्वेक्स है ना. तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर आप चेक करें और ये आपकी सेमी डेफिनेट आ रही है बाय यूजिंग दिस, तो वी कैन फाइंड दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स. तो डायरेक्ट आप यहाँ पर कॉन्वेक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके,
और अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो फिर ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। सेमी डेफिनेट के लिए कॉन्वेक्स, एंड इफ दिस XTQX is positive definite, then it is strictly convex. Strictly convex. स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स में क्या होता है, साइन जो होता है लेस देन इक्वल टू वो में सिर्फ स्ट्रिक्टली इक्वलिटी साइन रहता है। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या था, एफ ऑफ लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई लेस देन हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा एफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ वाई। इक्वलिटी है तो कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली लेस है तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो इसमें एंड पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं आपके, है ना, एंड पॉइंट इज नॉट कमिंग हियर और एक्स वाई इन एस एंड लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1 ना। ये आपकी डेफिनेशन थी कॉन्वेक्स फंक्शन की, याद होगा। तो पॉजिटिव डेफिनेट में आपके पास स्ट्रिक्ट जब इक्वालिटी है तो ये आपको स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स देगा। So using this we have a method that is called Wolff's method. Next method we have Wolff's method for solving this. वेरी कर रहे हैं सर, ये जो लैम्डा था वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा था? 0 to 1, लैम्डा 0 to 1 रहता है ना, जो कॉन्वेक्स सेट में होता है वो कॉन्वेक्स फंक्शन में। Yes, S is a convex set. S पे restriction होती है, S is a convex set. ठीक है? If S is a convex set, then any function satisfying this property is called convex function, है ना? ये आपकी थर्ड लेक्चर जब मैंने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया वहाँ पे इसमें सब चीजें डिस्कस की हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो उसने बताया था कॉन्वेक्स फंक्शन ग्राफ हमेशा कैसा होगा कि द लाइन सेगमेंट इफ यू ज्वाइन देन द ग्राफ लाइन बिलो द लाइन, है ना। इसका मतलब क्या है कि यू टेक अ लाइन देन टेक इट्स ग्राफ, तो ये जो पॉइंट्स आएंगे यहाँ आएंगे। सो द ग्राफ इज ऑलवेज लाइंग, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज लाइंग बिलो द लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये क्या है, ये आपका लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द इमेजेस। इट इज एफ एक्स, इट इज एफ वाई। तो व्हाट इज दिस, दिस इज दिस लाइन सेगमेंट and this is left hand side, ये आपका ये पूरा कर्व है। so function will be like this, that the graph is lying below the line segment, is called convex function. Okay. So we have method that is your 28.5 पे method है, article 854 page, Wolff's method for quadratic programming problem. तो इसके स्टेप्स में आई विल एक्सप्लेन इन द मेथड, एल्गोरिथम इसमें दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। तो इन द स्टेप्स आई विल एक्सप्लेन द मेथड, क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स जो है वो आपके सिंप्लेक्स टेबल के ही हैं, वो आपको मालूम है ऑलरेडी। कुछ न्यू स्टेप्स है विच आई विल एक्सप्लेन इन द प्रॉब्लम। ओके, सो आई एम टेकिंग अ प्रॉब्लम डायरेक्ट। यूज Wolff's method to solve the quadratic programming problem. Max of z is equal to 4x1 plus 6x2 minus 2x1 square minus 2x1 x2 minus 2x2 square। देख सकते हैं QPP है, highest degree is 2, subject to the constant. I am taking only one constant problem, less than equal to 2, and x1 x2 of course नॉन नेगेटिव। ठीक, तो ये आपकी कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है which is your quadratic programming problem. Is it clear here?
तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, है ना। इसमें 2-3 स्टेप्स आर डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट। बाकी जो स्टेप्स हैं आपके वो सिंप्लेक्स मेथड के लगेंगे और लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मेथड के लगेंगे। तो इट्स अमलगमेशन ऑफ मेथड्स लैग्रेंजी मल्टीप्लायर एंड सिंप्लेक्स मेथड यू कैन से। लेकिन वो सारे मेथड्स आपको आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सच। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि जो इसमें नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, देखिए इसको भी आई विल कंसीडर एज अ कॉन्स्टेंट। फर्स्ट थिंग, नॉर्मली क्या होता था, इसे हम एज ए कॉन्स्टेंट लेते थे लेकिन लैग्रेंजी फंक्शन में इस्तेमाल नहीं करते थे, है ना। लैग्रेंजी मल्टीप्लायर फंक्शन में क्या होता था, इट इज वन कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट था। तो हम क्या करते थे लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मेथड में, एल एक्स लैम्डा इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा दिस, है ना। लेकिन यहाँ पर दीज टू विल ऑल्सो कंसीडर टू कॉन्स्टेंट्स। तो बेसिकली वॉल्स मेथड में क्या होगा, इट हैज 3 कॉन्स्टेंट्स 1 2 3। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या, कंसीडर the non-negative restriction, the non-negative conditions these two x1 x2 greater than equal to 0 as inequality constant. This is the first step of this Wolf method. तो इन दोनों को भी हमें इनइक्वालिटी कांस्टेंट ऐड कंसीडर करना है। नाउ सो यू हैव 3 कांस्टेंट्स, इसे मैं इक्वालिटी में बनाऊंगा। तो इक्वालिटी के लिए आई विल हैव टू यूज, here I have to add one select variable and here you have 2 surplus variable। लेकिन क्योंकि यहाँ पे greater than equal to 0 है तो here I will also add select variable। इसको मैं क्या लिख दूंगा, minus x1 less than equal to 0 and minus x2 less than equal to 0। ठीक है, तो you will have to add 3 select variables। so add 3 select variables to all inequality constants। If you have any doubt in any step, you can ask। Simple है। So the standard form, so first thing I am writing it in standard form, है ना। As I told you, I will apply simplex method here। तो क्या करना होता है, हमें इसे simplex सिंपल उसमें लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए we use select and surplus variables। तो this less than equal to था, I will use one select variable here because it was greater than equal to, so I just change it minus and I will add 2 select variables here also। So the standard form of QPP is max of z is equal to 4x1 plus 6x2 minus 2x1 square minus 2x1 x2 and minus 2x2 square subject to the constants x1 plus 2x2 plus s1 select variable है ना। अब यहाँ पे they are using square, I don't know why they are using square, maybe they want to show it is some positive। तो square लिख दिया है, तो it is just the notation। आप s1 square लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, बुक की उसमें। चाहे तो s1 भी लिख सकते हो क्योंकि s1 भी आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर लिख दिया, ओके। उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज जस्ट अ नोटेशन। तो दिस इज योर 1। اللي طلع صيدا طلع اللار طلع هاي المناطق بس يعني कौन जजान, यूसुफ जजान होगा ये, यसा यजान। بس قال and then this minus x1 है ना। तो here I will take minus x1 and plus r1। इसके लिए जो हमने select variables यूज कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट यूज कर रहा हूँ मैं। why you will see when we will solving it, क्योंकि कंडीशंस में हमें थोड़ा सा
डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ R1 लिखा है ना, नॉट S2 S3, एंड दिस इज योर माइनस x2 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 3 आपके पास, यू हैव नाउ 3 इक्वेशंस, दीज आर positive, non-negative. So now this is the standard form. Is it clear? बताइए up to this step. Yes, sir. So this is the standard form of QPP. Okay. Now इसको हमने इसलिए भी लिखा क्योंकि अभी डिफरेंशिएट करना होगा, तो S1 स्क्वायर लिखेंगे तो 2S1 आएगा, क्योंकि लैग्रेंजी मल्टीप्लायर में जब मेथड में सॉल्व करते हैं तो वहां पर डेल एल ओवर डेल एक्स करते हैं, तो डेल एल ओवर डेल एक्स करेंगे आप तो 2S1 का टर्म वहां पर रहेगा। अगर S1 नहीं लिखते तो वो कांस्टेंट बन जाता, तो इससे कोई रोल ही नहीं रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मेथड भी यूज करना है और सिंप्लेक्स भी यूज करना है। तो अगर मैं S1 लेता और आप डेल एल ओवर डेल S1 करेंगे तो क्या होता उसमें, यहाँ पे तो 1 आ जाता, तो उसका कोई रोल ही नहीं रहता। तो स्क्वायर से क्या रहेगा कि दिस टर्म विल बी अवेलेबल इन द कंडीशन, इसलिए भी स्क्वायरिंग लिखी है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अभी नाउ आई विल नॉट अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड, अभी सिंप्लेक्स नहीं लगाएंगे। फर्स्टली आई विल फाइंड द नेसेसरी कंडीशन, तो फॉर दैट वी विल कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजी फंक्शन, क्योंकि आपकी सिंपल एक प्रॉब्लम है विद कॉन्स्टेंट्स, तो इट इज अ कॉन्स्टेंट ट्रांजिशन प्रॉब्लम, तो आई कैन अप्लाई द लैग्रेंजीज मेथड टू फाइंड द नेसेसरी कंडीशन। तो आई विल अप्लाई लैग्रेंजी मेथड। लेकिन अब वेरिएबल्स कितने हैं आपके यहाँ पर, देखिए 2 वेरिएबल्स ये हैं और 1 2 3 हैं, टोटल यू हैव नाउ 5 वेरिएबल्स है ना, और कांस्टेंट्स कितने हैं 3, तो यू विल हैव टू अप्लाई टेक 3 लैग्रेंजी मल्टीप्लायर आल्सो, लैम्डा 1 μ1 μ2 है ना। इसके लिए लैम्डा लिखूंगा और इनके लिए μ1 μ2, क्योंकि ये कंडीशंस हमने यहाँ पर कंसीडर करी है डिफरेंट टाइप से। नॉर्मली तो कांस्टेंट एक ही था, तो इसके लिए मैं μ1 μ2 यूज करूंगा मल्टीप्लायर, और इसके लिए जो हम लैम्डा यूज करते थे लैम्डा 1 है ना, ओनली जस्ट द डिफरेंशिएटिंग। आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो यू हैव 5 अननोन्स 3 कांस्टेंट्स, so to get the necessary conditions we construct the Lagrange function। तो Lagrange फंक्शन आपका क्या होगा, देखिए L of x1 x2, और इसे इस फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, S1 है ना, S1 वेरिएबल है, फिर 3 मल्टीप्लाई, आपके पास 2 और हैं R1 R2, तो पहले मैं अगर मल्टीप्लाई लिख दूं लैम्डा 1 μ1 μ2 R1 R2 है ना, हमने ऐसे लिख दिया। तो ये तो 3 आपके मेन वेरिएबल्स हैं, x1 x2 s1, मेन कांस्टेंट का और मेन प्रॉब्लम के। ये तीनों क्या है, ये आपके हैं लैग्रेंजी मल्टीप्लायर्स, इसे कहते हैं लैग्रेंजी मल्टीप्लायर्स, लैग्रेंजीज मल्टीप्लायर्स। ये क्या होते हैं, जितने कांस्टेंट उतने ही होते हैं। और ये 2 ये भी आपके क्या है, वेरिएबल्स थे जो हमने यहाँ ऐड करे थे है ना। तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है इसे। टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट वाज ऑब्वियस 8 होंगे क्योंकि 5 इक्वेशंस हैं टोटल, मतलब 1 2 3 4 और 3 आपके पास वो थे, 5 अननोन्स थे और 3 कांस्टेंट्स थे, तो 5 + 3 8, दिस इक्वल टू, इट विल बी व्हाट, f of this minus lambda 1 minus μ1 minus μ2, ये तो होता है, this will be 4 of x1 plus 6x2 minus 2x1 square minus 2x1 x2 minus 2x2 square, this is your f minus lambda first constant minus mu second constant minus mu third constant, so this minus lambda 1 x1 plus 2x2 plus
s1 स्क्वायर माइनस 2, है ना, इसे 2 को इधर ले आके लिखेंगे -2, कांस्टेंट होता है -2 = 0, है ना, λ1 h1 जो होता है, एंड माइनस μ1 x1 माइनस x1 प्लस r1 स्क्वायर, एंड माइनस μ2 minus x2 plus r2 square. So this is your Lagrange function complete. F minus lambda h1 minus mu1 h2 minus mu2 h3, 3 constants. Now for the necessary conditions, I will take the partial derivatives with respect to all the variables. Lagrange function में ये सब as a variable treat करते हैं, है ना? So I will take del lambda over del L over del x1 is equal to 0 first. So this will give you 4 minus 4x1, 4 minus 4x1, और यहाँ पर x1 के टर्म का यहाँ -2x2 एंड माइनस λ1 एंड एक यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस μ1 is equal to 0. Similarly, del L over del x2 is equal to 0. So this will give you 6 minus 2x1 minus 4x2 plus minus 2 lambda 2 λ1 plus μ2. लैम्डा भी लिख सकते हो, λ1 हमने लिख दिया कि अगर कोई दो कांस्टेंट की प्रॉब्लम होगी तो आप λ1 λ2 लेंगे ना, यहाँ पे कांस्टेंट दो भी हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम आपको मैं दूंगा वो सॉल्व प्रॉब्लम है, वहां पे दो कांस्टेंट्स. देन del L over del S1 is equal to 0. तो del L over del S1 में तो आपके पास S1 सिर्फ यहाँ आ रहा है सेकंड इसमें, तो इट विल गिव यू हाउ मच, ट्वाइस minus 2 lambda 1 s1 twice λ1 S1 is equal to 0. Then del L over del μ1. μ1 means μ1 is only here, so you got कितना है माइनस plus x1 माइनस अंदर ले जाओ, हाँ x1 minus 2r1 नहीं r1 स्क्वायर yes sir r1 है ना. सिमिलरली del L over del μ2 भी del L over del μ2 x2 minus r2 square minus r2 square. x2 minus r2 square is equal to 0. And last two, del L over del r1. So with respect to r1 में, here you have r1, so 2 minus Minus 2 mu1 r1 माइनस को भी अगर माइनस को 0 मिल जाएंगे तो यू कैन राइट 2 u1 r1 is equal to 0. और लास्ट del r over del r2, that is your 2 mu2 r2 2 mu2 r2 ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रही, 7 आ रही थी या 8 थी, 8 आनी चाहिए. 3 4 5 6 7 8. लैम्डा बचा हुआ है. कौन सा रह गया, लैम्डा बच गया. लैम्डा बच गया. लैम्डा. इसको रहेगा अच्छा हाँ लैम्डा लैम्डा रह गया, ओके ओके. हाँ तो लैम्डा और लिख दीजिए यहाँ पर, S1 के बाद लैम्डा बनता है एक्चुअली, चलो तो यहाँ लिख देते del L over del λ1. सो λ1 में सिर्फ ये plus टर्म 2x2 यस सर. प्लस S1 स्क्वायर माइनस 2. नाउ इट्स ओके. तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कि अगर 8 वेरिएबल्स थे तो इट मस्ट बी 8 डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ वी विल अरेंज इट, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट मेथड है सिंप्लेक्स का, तो थोड़ा सा इसे अरेंज करके सिंप्लेक्स लगाना है. तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग these conditions we get, देखो जो आपके पास मेन इक्वेशंस थी, यानी कि मेन का मतलब फर्स्ट सेकंड और ये जो आपके पास थर्ड आ रही है ना, ये λ1 के रेस्पेक्ट, इसको मैं एक साथ लिखूंगा जिसमें x1 x2 इन्वॉल्व है. इसको अगर मैं लिख लूं, फर्स्ट एक केस बना है ना, आई एम टेकिंग वन क्लास वेयर आई एम टेकिंग विच हैज दिस x1 x2 एंड s1. तो वो मेन आपके पास दो वेरिएबल हैं और लैग्रेंज एक मल्टीप्लायर है. तो फर्स्ट इक्वेशन यू हैव, इससे मैं क्या करूं, 4 को उधर ले जाते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. तो यू हैव 4x1
प्लस 2x2 इसे इधर लेकर लेफ्ट साइड में प्लस लैम्डा 1 माइनस μ1 इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा, 4 को उधर ले गए ना। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 2x1 प्लस 4x2 प्लस ट्वाइस लैम्डा 1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 6 एंड थर्ड इक्वेशन x1 प्लस 2x2 प्लस s1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमने एक इक्वेशन बनाई फर्स्ट केस। सेकंड केस में आई विल टेक रेस्ट ऑफ द इक्वेशन। जैसे एक है आपके पास लैम्डा 1 s1 इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या हो गया लैम्डा 1 s1 इज 0, प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए ये जो 4 इक्वेशन आई है μ1 और r1 में लेके, इसमें अगर आप देखें यहाँ से क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, है ना। इसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूं x1 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर को यहाँ रख दूं उठा के, r1 की वैल्यू x1 अगर हम इसमें रखते हैं डेल l ओवर डेल r1 में, तो ये मिला के क्या जाएगा, व्हाट इट विल गिव यू μ1 x1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आई एम टेकिंग साइमल्टेनियसली, तो व्हाट इट विल गिव यू μ1 x1 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अंडर रूट x1 आएगा, अंडर रूट x1 मीन्स I can take μ1 x1 0, okay, and similarly I am taking this del l over del μ2 and del r over del r2, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ रही है x2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर, है ना। इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ रखा r2 की वैल्यू, तो क्या जाएगा आपके पास μ2 r2 की वैल्यू रूट x2 रखी है, तो रूट x2 इज 0, तो कैन आई से μ2 x2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन लिखते हैं आप सिर्फ एक कि इनका प्रोडक्ट 0 होगा, ओके। सो यू गॉट दीज 3 कंडीशन बाय दिस। इन these 3 conditions they called complementary conditions। ये बात समझ में आई भाई, जो लास्ट की जो हमारे पास कंडीशंस थी μ1 μ2 r1 r2 वाली, और ये del l over del s1, इसको कंबाइन करके हमने एक 3 कंडीशन मिली हमें, एक लैम्डा 1 s1 0, इसे सॉल्व किया हमने फर्स्ट एंड थर्ड को, इस वाली को है जिसमें मैंने टिक किया सिंगल टिक, इससे यू विल बी गेटिंग दिस। तो r1 कितना है रूट x1, इसे उठा के हमने यहाँ रखा, तो यू विल बी गेटिंग μ1 रूट x1 इज 0, तो कैन आई से दैट μ1 x1 इज 0। यस सर, प्रोडक्ट में है ये, तो सो वही लिखिए। यस सर, so these conditions called complementary conditions, complementary conditions, है ना। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिली है साथ में इसके, क्योंकि बेसिकली तो हमारे पास प्रॉब्लम में ये था, लेकिन हमने क्योंकि इसे भी कांस्टेंट मान लिया था, तो इसलिए ये एडिशनल आ गया हमारे पास। ऑल्सो x1 x2 लैम्डा 1 μ1 μ2 s1 ये सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अब आपके पास r का रोल खत्म हो गया, r की जगह ये वैल्यूज आ गई ना, क्योंकि r हमने माना था वैसे भी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट के लिए। सो दीज कंडीशंस आर देयर। नाउ आई विल अप्लाई सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड जो अप्लाई करेंगे वो इस फर्स्ट सेट के लिए अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेट के लिए, और जब सॉल्व करेंगे तो उनमें इन कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन का भी इस्तेमाल होगा। हाउ वी विल टेकिंग बेसिक वेरिएबल एंड नॉन बेसिक वेरिएबल, ओके। ये जो फर्स्ट सेट था वेयर विच हैज x1 x2, दिस विल बी वर्किंग इन सिंप्लेक्स टेबल। सो नाउ अब सिंप्लेक्स टेबल में हमारे पास क्या है, देखिए अगर मुझे सिंप्लेक्स टेबल बनाना है तो आई नीड अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए इफ यू सी हियर यू हैव माइनस μ1, यहाँ पर माइनस है, s1 का कोफिशिएंट तो आपके पास 1 है, ये तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी जगह 0 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो एज ए बेसिक वेरिएबल वर्क कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आई विल हैव टू ऐड 2 क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल टू गेट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है μ1 का कोफिशिएंट -1 है, इसका भी माइनस है, तो आई कैन नॉट यूज μ1 μ2 एज अ बेसिक वेरिएबल्स टू गेट, क्योंकि इनिशियल बेसिक फिजिबल फर्स्ट आपके पास जो IBFS होता है वो क्या होता है, दैट शुड बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या करना पड़ेगा हमें, +A1 + A2
2 आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। याद है ये सिंपलेक्स टेबल का मेथड? Yes, sir. Sir. हाँ, तो टू स्टार्ट विद IBFS, I will have to add 2 artificial variables A1, A2 in first and second. थर्ड में S1 will treat as a basic variable क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और बाकी जगह पे 0. So introducing the artificial variables A1 and A2 in the first 2 equations, in the first 2 constants, you can say, of first. तो हमने फर्स्ट सेट अलग कर लिया था एंड कंस्ट्रक्ट द ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना? क्योंकि जब आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है तो आपको याद होगा हम एक ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते थे, मिनिमाइज ऑफ A1 प्लस A2 अगर 2 है. So the problem becomes, और उसे हम मैक्स में लिखेंगे तो मैक्स ऑफ Z स्टार इज इक्वल टू माइनस A1 माइनस A2, है ना? बनाते हैं हम प्रॉब्लम कि हमें इसे मिनिमाइज करना है, लेकिन क्योंकि सॉल्व करने के लिए मैक्सिमाइज लेता हूं तो मैंने माइनस से कर दिया चेंज, तो माइनस A1 माइनस A2 ये आपका ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनती थी एक, है ना? डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये, क्योंकि जब आपने A1 A2 यूज किया तो यू विल हैव टू यूज योर आर्टिफिशियल मेथड. आर्टिफिशियल मेथड में हमें क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 4x1 प्लस 2x2 प्लस λ1 माइनस μ1 प्लस A1 इज इक्वल टू 4. सेकेंड विल बी 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2 λ1 माइनस μ2, है ना? सेकेंड इक्वेशन ये रही, दिस वन, एंड प्लस A2 is equal to 6. Third equation is as it is, plus S1 square is equal to 2. Okay, so for the first iteration, your initial iteration, you can see here the initial basic feasible solution क्या होगा, क्या करेंगे, बाकी सबको 0 पुट करेंगे, x1 x2 λ1 S1 they will be 0. तो इनिशियल आपकी जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड A1 A2 S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 2, है ना? ये तो होता है ना भाई. दैट मीन्स you can say that means A1 is 4, A2 is 6 and S1 is 2. अब यहाँ पर देखो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर हमने ड्रॉप कर दिया है, जस्ट अ नोटेशन. स्क्वायर का नोटेशन यूज हमारा इसलिए था क्योंकि हमें यहाँ पर एक कंडीशन मिलती है, ये अगर स्क्वायर ने लिखता है तो S1 में कोई रिलेशन ही नहीं आता, लेकिन जब हमें सिंप्लेक्स में सॉल्व करना है तो आप स्क्वायर की जगह S1 भी लिख सकते हैं. कभी आपको लगे कि स्क्वायर है तो S1 की वैल्यू √2 है, तो यू कैन ड्रॉप दिस स्क्वायर हियर जस्ट राइटिंग द नोटेशन कि दिस S1. और अगर स्क्वायर लिख रहे हैं तो टेबल में भी स्क्वायर लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर अगर ड्रॉप कर दूं तो S1 is 2 here now. It is just the notation to representing that this is a variable S1. तो ये तो आपके पास इनिशियल बेसिक feasible solution आ गया. Is it clear? Up to this step it is clear? ये बताइए. Yes, sir. हाँ, कि ये प्रॉब्लम Yes, बड़ी sir. है, ये कम से कम 2 लेक्चर की प्रॉब्लम है क्योंकि एल्गोरिथम इसका थोड़ा सा बड़ा है. अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप इज सेम कि आई विल फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ दिस बाय यूजिंग सिंप्लेक्स टेबल. So I will construct a simplex table carrying 1 2 3 4 5 6 7 variables, है ना? बल्कि 8 है शायद, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 वेरिएबल्स हैं. So now I will construct a simplex table. Now
construct a simplex table. सिंप्लेक्स टेबल में क्या होगा आपको मालूम है। ये प्रॉब्लम आज लेक्चर में सॉल्व नहीं हो पाएगी, अगले में भी शायद हो जाए, नेक्स्ट में हो जाएगी अगर पूरे 40 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल में से आप एंट्रीज बता दो मुझे क्या क्या होती है, कोई भी बताओ जरा क्या क्या था। करेंगे सिलेक्ट XB, YB, टीवी XB, यहाँ पहले वाई भी था, Y, XB, जैसे Y, चलिए ऊपर CJ X1 X2, वेरिएबल्स क्या X1 X2 है, फिर λ1 λ1 μ1 μ2 S1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल सबसे लास्ट में है ना, 3 4 5 8 हो गए। CJ की वैल्यू क्या होगी, A1 A2 -1, -1 है ना, ये था। यहाँ पर अब आपके पास फर्स्ट जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो आपको मालूम है क्या क्या आ रहे थे, A1 A2 S1 4 6 2, इनकी वैल्यूज क्या थी -1 -1 0। यहाँ पर पूरे आपके पास ये जो सिस्टम इक्वेशन था इनके कोएफिशिएंट्स पूरे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख के नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्ट करके फिर सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसे सॉल्व करने में आई विल हैव टू रिमूव एंड आई नीड ऑल डेल्टा j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, यहाँ तक जाना है हमें। तो इसके लिए आई विल हैव टू यूज 4 आइटरेटिव टेबल, फिर हमें आंसर मिलेगा। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ 2 मेथड्स लैग्रेंजीज एंड सिंप्लेक्स, ठीक है। तो आई विल कंस्ट्रक्ट दिस टेबल इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन आई विल कंटिन्यू। ओके सर। अभी आपकी हाफ प्रॉब्लम हुई है यहाँ तक। आई एम स्टॉपिंग हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कब है नेक्स्ट क्लास हमारी?